तो चलिए आज बात करते हैं मिजोरम की, एक ऐसी जमीन जहां कुदरत की मेहरबानी और उसका कहर दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं, जहां लोगों की हिम्मत की दास्तां हैरत में डाल देती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कई विरोधाभास हैं और आज हम इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए कि कोई जगह जहां इतनी खूबसूरत, इतनी हरी भरी प्राकृतिक दौलत हो, वो एक भयानक अकाल का मंच कैसे बन सकती है? और कैसे कोई राज्य एक तरफ तो एक बड़ी राष्ट्रीय कामयाबी हासिल कर ले और दूसरी तरफ चुपचाप एक मानवीय संकट से भी जूझ रहा हो? यही वो पहेलियां हैं जिन्हें हम आज सुलझाएंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मिजोरम के घने हरे भरे जंगलों से। एक ऐसी दुनिया जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। 90.68%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। इसका मतलब है कि मिजोरम में भारत के किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा जंगल हैं। सोचिए, ये एक ऐसी कुदरती दौलत है जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। और देखिए, ये सिर्फ पेड़ पौधों का जंगल नहीं है, ये तो जिंदगी का एक जीता जागता खजाना है। जरा कल्पना कीजिए, 640 से भी ज्यादा तरह के पंछियों का चहचहाना, करीब 100 तरह के दुर्लभ जानवरों की मौजूदगी, और तो और निंगपुई सेंचुरी में हाथियों का वो आखिरी झुंड जो आजादी से घूमता है। सच में ये एक असली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। लेकिन इस हरी भरी जन्नत की एक स्याह हकीकत भी है, एक ऐसा राज जो हर 48 साल में एक भयानक तबाही लेकर आता है। इस तबाही का नाम है मौतम। ये एक ऐसा शब्द है जो मिजो लोगों के दिलों में आज भी खौफ पैदा कर देता है। होता यह है कि जब बांस के पेड़ों पर फूल खिलते हैं तो वो एक ऐसी चेन रिएक्शन की शुरुआत करते हैं जिसका अंत अकाल और बर्बादी होता है। ये डायग्राम देखिए, ये पूरी विनाशकारी साइकिल को समझाता है। बांस पर फूल लगने का मतलब है कि अचानक से बहुत सारे फल आ जाते हैं। ये फल चूहों के लिए एक तरह से दावत बन जाते हैं और उनकी आबादी बेहिसाब तरीके से बढ़ जाती है। और फिर जब ये फल खत्म हो जाते हैं तो चूहों की ये पूरी फौज खाने की फसलों पर हमला बोल देती है और सब कुछ तबाह कर देती है। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? टाइमिंग। ये सब कुछ ठीक उसी वक्त होता है जब खेतों में फसल कटाई के लिए तैयार होती है। मतलब चूहों की आबादी अपने चरम पर होती है और ठीक उसी समय किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। और हम यहाँ कुछ 100 या 1000 चूहों की बात नहीं कर रहे हैं। इस ग्राफ को देखिए जरा। कुछ मॉडल्स के हिसाब से इनकी आबादी 1 अरब से भी ज्यादा हो सकती है। ये एक तरह का बायोलॉजिकल हमला है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और इस कुदरती कहर की इंसानी कीमत बहुत बड़ी थी। 1958 से 1960 के मौसम के दौरान मिजोरम की करीब 5% आबादी भूख से मर गई थी। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की ताकत के आगे हम कितने बेबस हो सकते हैं। लेकिन इस बर्बादी और तबाही की कहानी के बीच उम्मीद की एक बहुत मजबूत किरण भी है। इसी मुश्किल हालात का सामना करते हुए मिजो लोगों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। उनकी इस कामयाबी का राज एक शब्द में छिपा है, कर्तव्य बोध। इसका मतलब है अपने फर्ज को, अपनी जिम्मेदारी को गहराई से समझना। ये एक ऐसी भावना है जो उनकी रगों में है और यही उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत और एक साथ मिलकर काम करने की ताकत देती है। और ये कर्तव्य बोध हमें इस कमाल की टाइमलाइन में साफ साफ दिखाई देता है। देखिए, 2011 में ही उनकी साक्षरता दर 91.33% थी, जो पहले से ही बहुत अच्छी थी। लेकिन उन्होंने तय किया कि उन्हें 100% का लक्ष्य हासिल करना है और 2025 तक उन्होंने ये कर दिखाया। मिजोरम पूरी तरह से फंक्शनल लिटरेसी हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? तरीका बहुत ही सीधा और असरदार था। सबसे पहले पूरे राज्य में सर्वे करके एक एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा गया जो पढ़ लिख नहीं सकता था। फिर समुदाय से ही 292 वॉलंटियर टीचर आगे आए और आखिर में बिना किसी सरकारी दबाव के बस सेवा भाव से जमीनी स्तर पे पढ़ाना शुरू किया गया। ये कम्युनिटी पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन मिजो लोगों का ये जो एक दूसरे के लिए जज्बा है ना, वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही नहीं है। यही भावना उन्हें एक और बड़े मानवीय संकट से लड़ने की हिम्मत दे रही है। एक ऐसा संकट जो उनकी सरहदों पर दस्तक दे रहा है। देखिए, मिजोरम ने अपने पड़ोसी देशों म्यांमार और बांग्लादेश से भागकर आए हजारों शरणार्थियों को पनाह दी है।
लेकिन ये सिर्फ इंसानियत के नाते नहीं है, इसके पीछे एक गहरा जातीय और सांस्कृतिक जुड़ाव है। असल में ये शरणार्थी म्यांमार के चिन और बांग्लादेश के बॉम समुदाय से हैं, जो मिजो लोगों की तरह ही बड़े जो जातीय समूह का हिस्सा हैं। मतलब ये एक ही परिवार के लोग हैं जिनकी जड़ें एक हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, जो लोग मिजोरम में पनाह ले रहे हैं वो अवैध प्रवासी नहीं हैं जो काम की तलाश में आए हों। नहीं, वो शरणार्थी हैं। वो लोग हैं जो अपने देश में हो रहे जुल्म से अपनी जान बचाकर भागे हैं और जिनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। और एक बार फिर हमें वही कर्तव्यबोध एक्शन में दिखाई देता है। यहाँ सरकार से ज्यादा वहाँ के आम लोग, चर्च और यंग मिजो एसोसिएशन जैसे संगठन आगे आकर इन शरणार्थियों को खाना, सिर पर छत और सबसे बढ़कर सहारा दे रहे हैं। लेकिन इस दरियादिली की एक कीमत भी चुकानी पड़ रही है। स्थानीय संसाधनों पर बहुत ज्यादा बोझ है। केंद्र सरकार से मिली मदद ना के बराबर है। और क्योंकि भारत में शरणार्थियों के लिए कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, इन लोगों का भविष्य कानूनी तौर पर अधर में लटका हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि मिजोरम का भविष्य क्या है। ये एक ऐसा राज्य है जो एक तरफ तो अपनी कमाल की हिम्मत दिखा रहा है और दूसरी तरफ कई अनोखी चुनौतियों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये तस्वीर इस दुविधा को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ प्राचीन निंगपुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उसके पास से गुजरती ये नई सड़कें। ये विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच की वही पुरानी कशमकश है, एक ऐसी लड़ाई जो मिजोरम का भविष्य तय करेगी। लेकिन शायद एक रास्ता निकाला जा रहा है। सड़क परियोजनाओं के असर को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे जानवरों के लिए 13 अंडरपास बनाना, सेंसिटिव इलाकों में स्पीड लिमिट कम रखना और हॉर्न ना बजाएं जैसे साइन लगाना। साथ ही 1.25 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने की भी योजना है। ये कोशिशें दिखाती हैं कि विकास की जरूरत और अपनी कुदरती विरासत को बचाने की जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास हो रहा है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या मिजोरम की ये कहानी, जहां कुदरती दौलत भी है और मुश्किलें भी, और जहां लोगों की हिम्मत हर चुनौती पर भारी पड़ती है, क्या ये कहानी दुनिया को आगे बढ़ने का कोई नया रास्ता दिखा सकती है?